हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार गामा करियर क्लासेस में। दोस्तों, फिर इसकी सीरीज़ में आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है कूलाम का नियम। पिछली क्लासों में हमने बहुत अच्छे से समझा था कि आवेश क्या होता है और किसी भी वस्तु को अगर हमें आवेशित करना है तो उसकी क्या क्या प्रक्रिया है। ठीक है, जिसने भी पिछली क्लासें नहीं देखी हैं, पिछले सारे लेक्चर्स को इस चैनल की प्लेलिस्ट पर जा कर के आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि पिछले वीडियो क्लियर अच्छे से होंगे तभी आप लोग को आगे आने वाली जो क्लासें हैं वो समझ में आएंगी। इसलिए सभी लोगों से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि पिछली सारी क्लासेस अटेंड जरूर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हमारा टॉपिक है आज का कूलाम का नियम यानी कूलाम्स लॉ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम। ठीक, कूलाम का नियम यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं कूलॉम्स लॉ। तो इसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। बच्चों, आप लोग को ध्यान होगा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में एक बात पढ़ी थी कि अगर हमारे दो पॉजिटिव चार्ज होते हैं तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अगर दो नेगेटिव हैं तब भी क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, मतलब प्रतिकर्षित करेंगे। लेकिन अगर हमारा एक चार्ज पॉजिटिव हुआ और एक चार्ज हमारा नेगेटिव हुआ तो वो क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा था कि अगर मान लो हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर भी एक पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे पर बल लगाएंगे और एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे, यानी कि एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। उसी प्रकार अगर मान लो दो माइनस चार्ज है, दोनों का चार्ज कैसे है, निगेटिव चार्ज है, और अगर दो निगेटिव चार्ज है तो वो भी क्या करेंगे, एक दूसरे पर बल लगाएंगे और एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। फिर हम लोग ने ये देखा था कि अगर हमारे पास मान लो एक चार्ज हुआ पॉजिटिव और एक चार्ज हुआ निगेटिव तो वो एक दूसरे पर बल लगाते हैं लेकिन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। मतलब एक दूसरे पर बल लगाएंगे आकर्षित करने के लिए। बात समझ में आ रही है? तो चाहे दो आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हो, चाहे दो आवेश एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हो, वो हमेशा एक दूसरे पर क्या लगाते हैं, बल लगाते हैं। बात समझ में आ रही है? अगर समान आवेश होंगे तो बल लगाएंगे एक दूसरे को दूर करने के लिए, और अगर विपरीत आवेश होंगे तो एक दूसरे पर बल लगाएंगे एक दूसरे को पास में लाने के लिए। लेकिन बल हमेशा लगता है दो आवेशों के बीच में। बच्चों, दो आवेशों के बीच में जो बल लगता है इसी बल को बोला जाता है स्थिर वैद्युत बल। इसी बल को बोला जाता है बच्चों स्थिर वैद्युत बल, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यानी कि दो आवेशों के बीच में जो बल लगता है, अब चाहे वो आकर्षण बल हो और चाहे वो प्रतिकर्षण बल हो, इन दोनों बलों की बात करी जा रही है। इन दोनों बलों को हम लोग क्या बोलते हैं, स्थिर वैद्युत बल बोला जाता है। अब हम लोग को ये तो पता चल गया कि दो आवेश एक दूसरे पर बल लगाएंगे। समान आवेश हुए तो प्रतिकर्षण बल लगाएंगे, विपरीत आवेश हुए तो आकर्षण बल लगाएंगे। लेकिन अब बात आती है कि वो कितना बल लगाएंगे। अगर हमें ये निकालना हो कि हम ये दोनों चार्ज एक दूसरे पर कितना बल लगा रहे हैं, तो जो बल का मान निकाला जाता है, जो बल की वैल्यू निकाली जाती है, इतना बल लगाया जा रहा है, वो बल की वैल्यू निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला दिया था कूलाम सर ने। यानी कूलाम सर ने हमको दो आवेशों के बीच बल कितना लग रहा है ये बताया था अपने वाले फॉर्मूले से। तो उसी फॉर्मूले को हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि दो आवेशों के बीच में बल तो लगता है, ये हमें पता है, लेकिन बल कितना लगता है ये हम कैसे निकालेंगे, फॉर्मूले से। और वो फॉर्मूले आज हम लोग देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं कूलाम्स लॉ। और कूलाम्स लॉ क्या होता है बच्चों, ध्यान रखना कि ये बात हमको समझ में आ गई है कि अगर दो आवेश एक दूसरे के नजदीक रखे होते हैं या एक दूसरे के संपर्क में रखे होते हैं, जब भी दो आवेशों को कुछ ना कुछ दूरी पर रखा जाता है तो वो दोनों आवेश क्या करते हैं, एक दूसरे पर बल लगाते हैं।
और जो बल लगाते हैं उस बल को हम लोग क्या बोलते हैं, स्थिर वैद्युत बल बोलते हैं। तो जो बल दो आवेश एक दूसरे पर लगाएंगे उसको हम लोग बोलते हैं स्थिर वैद्युत बल। क्लियर है? चलिए, तो अब हमने ये मान लिया कि हमारे पास कोई दो आवेश थे। एक हमने आवेश ये वाला मान लिया Q1 और एक हमने आवेश मान लिया ये वाला Q2। हमने ये दो आवेश मान लिए। अब ये दो जो आवेश हमने Q1 Q2 माने हैं, ये हमने मान लिया कि ये दो चार्ज एक दूसरे से रखे हैं, स्मॉल r दूरी पर रखे हैं। कितने डिस्टेंस पर रखे हैं? स्मॉल r दूरी पर रखे हैं। अब कूलाम सर ने ये कहा था कि अगर कोई दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे होंगे तो उनके बीच में एक बल लगेगा। वो बल कौन सा बल होता है? उस बल को हम लोग बोलते हैं स्थिर वैद्युत बल। ठीक, अब ये बल जो होता है वो दो बातों पर निर्भर करता है। किस बातों पर? दो बातों पर निर्भर करता है। ये जो फोर्स होगा बच्चों, ये दो बातों पर निर्भर करेगा। पहली बात उन्होंने ये बताई कि इनके बीच में जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, यानी जो स्थिर वैद्युत बल लग रहा है, वो उन दोनों आवेशों के, यानी कि दोनों चार्ज के गुणनफल के बराबर होगा। गुणनफल के बराबर होगा। तो पहला फॉर्मूला, पहला नियम ये दिया कि दोनों आवेशों के बीच में जो स्थिर वैद्युत बल लग रहा होगा, दोनों आवेशों के बीच में जो स्थिर वैद्युत बल लग रहा होगा, वो उन दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होगा? बराबर होगा। उन दोनों आवेशों के गुणनफल के बराबर होगा। और बात सही भी है। जितने ज्यादा तुम यहां पर चार्ज लोगे, जितना ज्यादा चार्ज लोगे उतना बल ज्यादा लगेगा, और जितना कम चार्ज लोगे उतना ही यहां पर कम बल लगेगा। इसलिए ध्यान रखना, चार्ज के गुणनफल के क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि अनुक्रमानुपाती होता है। चार्ज ज्यादा लोगे तो फोर्स ज्यादा लगेगा, चार्ज कम लोगे तो फोर्स भी कम लगेगा। ठीक, दूसरी बात, सेकंड बात उन्होंने ये बताई थी कि इन दोनों आवेशों के बीच में जो बल लगेगा, जो स्थिर वैद्युत बल लगेगा, वो होगा इनके जो बीच की दूरी है, दूरी कितनी है? r, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला जो स्थिर वैद्युत बल होगा वो उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के क्या होगा, बीच की दूरी के वर्ग के क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो फर्स्ट नियम क्या था? फिर से एक बात ध्यान सुनो। पहला नियम ये होता है कि कूलाम सर ने क्या कहा था कि जब भी कोई दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे होंगे तो उनके बीच में सदैव एक क्या लगेगा? बल लगेगा, जिसको हम लोग कौन सा बल बोलते हैं? स्थिर वैद्युत बल, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये जो बल होगा वो दो बातों पर निर्भर करेगा। पहली बात ये है कि इनके बीच जो बल लगेगा वो दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होगा? अनुक्रमानुपाती। इसका मतलब ये हुआ कि जितना ज्यादा चार्ज हम यहां पर रखेंगे उतना ही ज्यादा बल लगेगा, और जितना कम चार्ज यहां पर रखेंगे उतना ही कम बल लगेगा। ठीक, सेकंड नियम ये कहता है कि दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला जो स्थिर वैद्युत बल होगा वो उन आवेशों के जो बीच की दूरी होगी उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला स्थिर वैद्युत बल। ठीक, तो ये दो बातें कूलाम सर ने हम लोग को बताई थी। इसके अलावा भी कुछ बातें बताई थी जिसको अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, अब अगर हम लोग इन दो समीकरणों को, इन दो इक्वेशनों को मिला देते हैं, आपस में ज्वाइन करते हैं, तो हमको एक इक्वेशन मिलती है, यानी कि फ्रॉम अगर इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दें, इसको सेकंड बोल दें, तो हमको दिखाई देगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से हमको क्या दिखाई देगा कि फॉर्मूला निकल के आएगा F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला निकल के आया जो कि कूलाम सर के फॉर्मूले से निकल के आया, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब समझना, यहां पर हम लोग पता है कि जब भी हम लोग यहाँ प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो जो यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी ऑफ कांस्टेंट आएगा
वो कांस्टेंट आता है F इक्वस टू कांस्टेंट आ गया K और फॉर्मूला हो गया K(Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो हमारे सामने फॉर्मूला निकल के आ गया F इक्वल टू K(Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। यहाँ पर Q1 Q2 क्या है बच्चों, जो हमारे चार्ज है वो चार्ज का मैग्नीट्यूड है, और R क्या है, डिस्टेंस बिटवीन चार्ज, मतलब कि चार्ज के बीच की दूरी है, और F क्या है, उनके बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी स्थिर वैद्युत बल, और हमारा जो K है वो है कूलाम नीतांक यानी कूलाम्स कांस्टेंट। तो बच्चों ये हमारा फॉर्मूला आ गया F इक्वल्स टू K(Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। अब कूलाम सर ने क्या किया था, मैं आपको कुछ बात और बताता हूं बच्चों। ये जो नियम आया था, ये जो फॉर्मूला आया था, ये लगभग 1785 के आसपास आया था, यानी 1785 ईस्वी में कूलाम सर ने हम लोग को ये नियम दिया था। जो कूलाम थे वो फ्रांस के वैज्ञानिक थे, ध्यान रखना, ये कहाँ से थे, ये फ्रांस के वैज्ञानिक थे, यानी एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे कूलाम। उन्होंने हम लोग को ये नियम दिया था। तो कूलाम्स लॉ कहता है कि F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर और K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। अब यहां पर कुछ बात डिस्कस और कर लेते हैं। पहली बात, कूलाम सर ने यह कहा था कि इनके बीच में, ध्यान रखना, कूलाम सर ने एक बात और बताई थी। वो बात ये बताई थी कि इनके बीच में जो बल लगेगा वो हमेशा, ध्यान रखना, दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला बल, मैं पूरी बात लिख देता हूं, दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला बल दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल इनको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। कैसा लगता है, अनुदिश लगता है। इस लाइन का मतलब क्या है, ध्यान समझना, दोनों आवेशों के बीच में जो लगने वाला बल होगा वो इनको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। मतलब ध्यान रखना कि ये वाला चार्ज इस चार्ज पर जो भी बल लगाएगा वो इस रेखा पर ही लगाएगा, जैसे मान लो अगर हम ये कहें कि हमारा ये वाला चार्ज भी पॉजिटिव है और ये वाला चार्ज भी पॉजिटिव है, तो अब ये क्या करेगा, ये इसको धक्का देगा अपने से दूर करने के लिए और ये इसको धक्का देगा अपने से दूर करने के लिए। तो ध्यान रखना, जब ये इसको अपने आप से दूर करेगा और इस पर बल लगाएगा तो वो बल जो लगेगा वो इसी लाइन में लगेगा। ध्यान रखना, ये कभी भी नहीं होगा कि ये वाला चार्ज इस वाले आवेश को उधर कहीं या नीचे कहीं फेंक दे या इधर, मतलब कि जिस लाइन, दो लाइन दोनों को मिला रही है उसी लाइन पर क्या लगता है, बल लगता है। मतलब ये वाला चार्ज इस लाइन पर ही खिसक जाएगा, इस लाइन पर ही उस पर क्या लगेगा, बल लगेगा। कभी भी ये वाला चार्ज इस चार्ज को इस लाइन के इधर उधर, मतलब इधर या इधर कभी बल नहीं लगाएगा, उसी लाइन पर बल लगता है। वही सेम चीज यहां पर भी है, जब ये इस पर बल लगाएगा तो इसी लाइन पर बल लगाएगा, कभी भी ये वाला आवेश इस वाले आवेश को इस लाइन के इधर उधर नहीं फेंकेगा, इधर उधर बल नहीं लगेगा। ध्यान रखना, तो क्या लिखा है, दोनों आवेशों के बीच में जो बल लगेगा वो हमेशा लगता है, ध्यान रखना, इस लाइन के यानी कि इनको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है, मतलब उसी दिशा में लगता है। ठीक, इसके बाद सेकंड बात ध्यान रखना, सेकंड बात का मतलब ये होता है कि इनमें जो दो हम आवेश लेंगे, जिन दो आवेशों की बात हम इस नियम में करेंगे, वो दोनों आवेश कैसे होने चाहिए, बिंदु आवेश होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, बिंदु आवेश होने चाहिए, यानी कि पॉइंट चार्ज होने चाहिए, पॉइंट चार्ज होने चाहिए। तो दोनों आवेश जो होने चाहिए वो एक बिंदु आवेश होने चाहिए, मतलब कि एक पॉइंट चार्ज होने चाहिए। अब पॉइंट चार्ज का मतलब क्या होता है, देखो पॉइंट चार्ज का मतलब ये होता है कि हमारे जो आवेश होने चाहिए वो बहुत छोटे होने चाहिए। छोटे होने का मतलब क्या है, जैसे मान लो कि हमारे पास एक गेंद है, एक बॉल है और उस बॉल के ऊपर पूरा चार्ज है,
तो हम क्या कहेंगे वो बिंदु आवेश है कि नहीं है। और फिर मान लो हमने एक बहुत छोटी बॉल ले ली, उस पर चार्ज है, तो वो बिंदु आवेश है कि नहीं है। तो देखो बिंदु आवेश जो होता है वो उसके आकार पर डिपेंड नहीं करता है। मान लो अगर हम दो गेंदें पास पास में रख दें, तो दो गेंदें अगर पास पास में रखी हैं तो वो एक दूसरे के लिए बिंदु आवेश नहीं है, छोटा आवेश नहीं है। लेकिन अगर हम इन्हीं दो गेंदों को बहुत दूर रख दें तो क्या होगा, मान लो एक गेंद हम यहाँ पकड़े, एक गेंद कोई बहुत दूर पकड़े है गेंद, तो अब उन दो गेंदों की बात करें तो दूरी ज़्यादा हो गई। अब हम जब उस गेंद को देखेंगे जो बहुत दूर है, वो गेंद हमें क्या लगेगी, एक बहुत छोटी पॉइंट चार्ज लगेगी। और जब वो हमारी गेंद को देखेगा तो अब उसको क्या लगेगी, मेरी गेंद पॉइंट चार्ज लगेगी। तो जब डिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है तो बड़ी वस्तु हमको क्या लगती है, पॉइंट के आकार की लगती है, तो वो पॉइंट चार्ज बन जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो पॉइंट चार्ज कोई फिक्स वैल्यू नहीं है इस चार्ज की कि ये होता है पॉइंट चार्ज, ये डिपेंड करता है डिस्टेंस पर। डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो हमें हमारे लिए वो पॉइंट चार्ज बन जाएगा, और डिस्टेंस कम कर दो तो फिर हमारे लिए वो पॉइंट चार्ज नहीं रहेगा। इसलिए पॉइंट चार्ज का मतलब कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। ध्यान रखना, इसमें जो चार्ज होने चाहिए वो बिंदु आवेश होने चाहिए, ठीक है, यानी कि पॉइंट चार्ज होना चाहिए। तो ये दो नियम और ध्यान रखने हैं कि दोनों पर जो बल लगेगा वो इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुपाती, इनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फॉर्मूला क्या आ गया, F प्रोपोर्शनल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक। तो F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। फिर इसके बाद हमने बताया कि दोनों आवेशों के बीच में जो बल लगेगा वो इनको मिलाने वाली रेखा के दिशा में लगता है। कभी भी बल इस दिशा में या इस दिशा में नहीं लगेगा, जो रेखा इनको मिला रही है उसी रेखा पर बल लगता है, ठीक। दूसरी बात कि जो दोनों चार्ज होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, वो बिंदु आवेश होने चाहिए, ये भी ध्यान रखना, समझ गए। चलो अब आगे से डिस्कस बढ़ाते हैं। अब यहां पर बात करते हैं इस K की वैल्यू की। किसकी बात करते हैं, K की। K यहां पर क्या है, कांस्टेंट है। अगर ये K कांस्टेंट है तो इसका क्या मान होता है, जरा ध्यान समझना। सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं यहां पर, अगर ये मान लो कि जो हमने दो आवेश रखे हैं, अगर हमने दो आवेश जो रखे हैं, देखो ये जो K है ना, ये दो बातों पर निर्भर करता है। ये जो K है कांस्टेंट है, ये दो बातों पर निर्भर करता है। ये K किस किस पर डिपेंड करेगा, तो K निर्भर करता है किन बातों पर, K निर्भर करता है, पहली बात किस पर करेगा, ये करेगा मात्रक की पद्धति पर, मात्रक पद्धति पर। और दूसरा डिपेंड करेगा माध्यम पर, कि हमने आवेशों को किस माध्यम में रखा है, वायु में रखा है कि जल में रखा है कि कहीं और रखा है। तो जिस माध्यम में हम आवेशों को रखेंगे उस माध्यम पर भी इस K का मान डिपेंड करेगा। अब समझना जरा ध्यान से। पहली बात कि अगर ये मान लो कि हमने इन दो आवेशों को, अगर ये मान लो कि हमने इन दो आवेशों को निर्वात में रखा है, अगर आवेशों को निर्वात में रखा गया है, तो जब आवेशों को निर्वात में रखा जाएगा तो इसके लिए जो हमारी K की वैल्यू होती है, कब, जब आवेशों को निर्वात में रखा जाएगा तो हमारे लिए जो K की वैल्यू आती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या बताया, जब आवेश निर्वात में रखे होंगे तो जो K की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट आया। अब ये जो एप्सिलॉन नॉट, इसको क्या पढ़ते हैं, K इक्वल 1/4 पाई, इसको क्या बोलते हो, इसको बोलते हो एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट, समझ गए। अब इसको बोलते क्या है, एप्सिलॉन नॉट को, ये है क्या, इसको बोलते हैं निर्वात की वैद्योशीलता, निर्वात की
वैद्युतशीलता। तो इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, यानी कि निर्वात की वैद्युतशीलता। तो ध्यान रखना, अगर आवेश निर्वात में रखे हैं तो K की वैल्यू क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगी। और यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट है क्या, निर्वात की वैद्युतशीलता। और निर्वात की वैद्युतशीलता का मतलब क्या है, इसका मान भी होता है। निर्वात की जो वैद्युतशीलता होती है इसका मान होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ये किसकी वैल्यू होती है, एप्सिलॉन नॉट की, यानी कि निर्वात की वैद्युतशीलता की। समझना थोड़ी सी बात, अगर हमारे चार्ज यहां पर रखे हैं निर्वात में तो जो K की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/4 पाई। 4 की वैल्यू 4, पाई की वैल्यू 3.14 और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो जब आप यहाँ पर सारी वैल्यू रख के इसको सॉल्व करोगे तो जो K की वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी 9 इंटू 10⁻9। कितनी निकल के आएगी, 9 इंटू 10⁻9 निकल करके आएगी। और ये वैल्यू होती है किसकी, K की। कब, इस K का मान 9 10⁻9 होगा जब हमारे आवेश कहाँ रखे होंगे, निर्वात में रखे होंगे। समझ गए। और आया कैसे, जब हमने यहाँ पर निर्वात की वैद्युतशीलता का मान रखा तब ये वाला फॉर्मूला निकल करके आया। तो ध्यान रखना इस बात को कि K की वैल्यू कितनी होती है, 9 10⁻9। कब, जब हमारे चार्ज कहाँ रखे होंगे, निर्वात में रखे होंगे। ठीक, अब हम इस K की क्या निकाल लेंगे, मात्रक निकाल लेंगे। इस K का क्या निकालेंगे, मात्रक। बच्चों K का मात्रक कैसे निकलेगा, ध्यान समझो। जो हमारा K का मात्रक है वो क्या हो जाएगा, अगर हम इस वाले फॉर्मूले से K का मान निकालें तो K का फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, F इंटू आर स्क्वायर और अपॉन में क्या हो जाएगा, Q1 Q2। तो ये हो जाएगा F इंटू आर स्क्वायर और अपॉन में क्या हो जाएगा, Q1 इंटू Q2। अगर हम इसके मात्रक की बात करें तो F क्या है, दोनों के बीच लगने वाला बल, और बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। बल का मात्रक क्या हो जाता है, न्यूटन। किस पद्धति की बात कर रहे हैं, अभी हम SI पद्धति की बात कर रहे हैं। किस पद्धति की बात कर रहे हैं, अभी हम SI पद्धति की बात कर रहे हैं। और SI पद्धति में जो बल का मात्रक होता है वो क्या हो जाता है, न्यूटन हो जाता है। तो बल का मात्रक न्यूटन हो गया। R का स्क्वायर, R क्या है, दूरी, दोनों चार्ज के बीच की दूरी, और दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर। तो मीटर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और बटे Q1 Q2। ये दोनों क्या है, Q1 Q2 आवेश। तो आवेश का मात्रक कूलाम इंटू कूलाम। तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या फिर हम कह सकते हैं K का जो मात्रक होगा वो होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। किस पद्धति में, SI पद्धति में। तो हम यहाँ पर मात्रक लिख देते हैं कि SI पद्धति में इसका मात्रक हो जाएगा 9 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो 9 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ये K की वैल्यू है किस पद्धति में, ये K की वैल्यू है SI पद्धति में। ये K की वैल्यू किस पद्धति में है, तो ये K की वैल्यू है SI पद्धति में। ध्यान रखना ये वैल्यू किस पद्धति में है, SI पद्धति में। अभी हमने यहाँ पर लिखा कि K का मान निर्भर करता है किस मात्रक, किस बात पर, मात्रक की पद्धति पर। तो अभी ये किस पद्धति में है, SI पद्धति में है, इसलिए इसका मान कितना आ रहा है, 9 10⁻9। लेकिन अगर हम लोग इसी मात्रक को CGS पद्धति में निकालें तो ये वैल्यू बेटा चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि K का मान मात्रक की पद्धति पर निर्भर करता है। मतलब मात्रक की अगर तुम पद्धति बदल दोगे तो इसका मान भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो ध्यान रखना K का मान SI पद्धति में कितना होता है, 9 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। अब जरा हम इसको निकाल के देखते हैं किस पद्धति में, CGS पद्धति में, और देखते हैं कि K की वैल्यू कितनी आती है। चलिए
तो अब हम बात करते हैं किसमें, सीजीएस पद्धति में बात करते हैं। किसमें बात करते हैं, सीजीएस पद्धति में। तो अगर हम सीजीएस पद्धति की बात करें तो हम लोग जानते हैं कि हम लोगों ने बल का मात्रक यहां पर क्या रखा है, न्यूटन, जो कि एसआई पद्धति में है। लेकिन अब हम लोग को बल का मात्रक रखना है सीजीएस पद्धति में, और बल का मात्रक सीजीएस पद्धति में कितना होता है, डाइन होता है। कितना होता है, डाइन होता है। और ध्यान रखना कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, तो 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन होते हैं। 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, तो 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन होते हैं। तो अगर हमें बल का मात्रक रखना है तो हमको बल का मात्रक रखना होगा किस पद्धति में, हम लोग को बल का मात्रक रखना होगा सीजीएस पद्धति में। और सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है, डाइन होता है। और 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, 10 की पावर 5। तो हम लोग क्या करेंगे, न्यूटन को चेंज कर देंगे डाइन में और 10 की पावर 5 लिख देंगे। ठीक, इसके बाद इनटू क्या लिखा हुआ है, मीटर का स्क्वायर। क्या लिखा हुआ है, मीटर का स्क्वायर। मीटर का स्क्वायर लिखा हुआ है। अच्छा, एक बात और समझ लो पहले कि k की वैल्यू एसआई पद्धति में कितनी निकल के आई है, 9 10 की पावर 9। क्या निकल के आई है, 9 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। अब हम इसको चेंज कर रहे हैं किसमें, सीजीएस पद्धति में। तो ये मान है, k का मान है ये किस पद्धति में, एसआई पद्धति में। अब हमें किस में चेंज करना है इसको, सीजीएस पद्धति में। तो ध्यान समझो, ये लिख देंगे ऐसे ही 9 10 की पावर 9। और फिर अब आता है न्यूटन। न्यूटन होता है बल का मात्रक एसआई पद्धति में, लेकिन बल का मात्रक सीजीएस पद्धति में होता है डाइन। तो हम लोग चेंज करेंगे न्यूटन को डाइन में। 1 न्यूटन में होते हैं बच्चों 10 की पावर 5 डाइन। ध्यान रखना, 1 न्यूटन में होते हैं 10 की पावर 5 डाइन। तो चेंज हो गया डाइन में। ठीक, अब आते हैं मीटर में। मीटर क्या होता है, मात्रक होता है किसका, एसआई पद्धति में। हम किस में चेंज करेंगे, सीजीएस में। कितना होता है, सेंटीमीटर। और 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, यानी कि 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। तो इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर, क्योंकि ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा है। फिर बटे में क्या आ जाएगा, कूलाम का स्क्वायर। अब कूलाम किस पद्धति में होता है, एसआई पद्धति में। हमें किस में चेंज करना है, सीजीएस में। अब 1 कूलाम में कितने स्टैट कूलाम, स्टैट कूलाम आवेश का मात्रक किस पद्धति में होता है, सीजीएस पद्धति में। और अगर हम 1 कूलाम में ये बात निकालें कितने स्टैट कूलाम, तो मैंने आपको बताया था कि 1 कूलाम में होते हैं 3 × 10 की पावर 9 स्टैट कूलाम। तो 1 कूलाम में होते हैं 3 × 10 की पावर 9 स्टैट कूलाम, और उसका स्क्वायर है इसलिए हमने स्क्वायर कर दिया। अब हमें इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने पर ये आ जाएगा 9 10 की पावर 9 × 10 की पावर 5 इंटू 10 का स्क्वायर है और उसका भी स्क्वायर, तो पावर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, और 10 की पावर कितना हो जाएगा, 4। इसके बाद यहाँ पर अगर स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, यानी कि 9, और 10 की पावर 9 का स्क्वायर 10 की पावर 18। अब अगर ध्यान दो आप तो 9 से 9 क्या हो जाएगा, कैंसिल। और यहाँ पर देखो ऊपर पावर कितनी है, 10 की पावर 9, 10 की पावर 5, 10 की पावर 4। तो 9 5 कितना हो जाएगा, 14, और 14 और 4 कितना हो जाएगा, 18। यानी ऊपर आ जाएगा 10 की पावर 18, और नीचे भी क्या लिखा है, 10 की पावर 18। तो 10 की पावर 18 से क्या हो जाएगा, कैंसिल, और सब कुछ कैंसिल हो गया। इसलिए जो हमारी k की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 1 आएगी। और अब की बार इसका मात्रक क्या रहेगा, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो आपने देखा क्या कि अगर हमने k का मान निकाला था एसआई पद्धति में तो कितना निकल के आया था, 9 10 की पावर 9, और वही k का मान जब हमने निकाला सीजीएस पद्धति में तो कितना आ गया, 1। तो आप लोग ध्यान रखना कि k का मान मात्रक की पद्धति पर भी निर्भर करता है। पहले एसआई में निकाला तो कुछ और निकल के आ रहा था, अब निकाला सीजीएस में तो 1 निकल करके आ रहा है। इसका मतलब कि हमारा जो k है वो मात्रक की पद्धति पर निर्भर करता है। अगर तुम एसआई पद्धति में निकालोगे तो 9 10 की पावर 9 आएगा, और अगर तुम सीजीएस में निकालोगे तो k की वैल्यू 1 आ जाती है। समझ पा रहे हो मेरी बात? तो पहली बात आपको क्लियर हो गई कि k का मान मात्रक की पद्धति पर निर्भर
करता है। अब बताते हैं कि K का मान माध्यम पर कैसे निर्भर करता है। बच्चों K का मान माध्यम पर निर्भर करता है, किस तरह से करता है ये हम लोग समझेंगे। बच्चों होता क्या है कि अगर हम लोग इन चार्ज को अलग अलग माध्यमों में ले जाकर के रखेंगे तो वहां पर भी इस K का मान चेंज होगा। क्यों, समझना ध्यान से। जो यहां पर K की वैल्यू थी वो कितनी थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, निर्वात की वैद्युतशीलता। अब समझो, ये जो निर्वात की वैद्युतशीलता है इसका मतलब क्या है। निर्वात की वैद्युतशीलता का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो कि आपको किसी व्यक्ति को थप्पड़ मारना है। अब आपने क्या किया कि जब आप उस व्यक्ति को हवा में थप्पड़ मारोगे तो जैसे मान लो कि आपने बल लगाया 5 न्यूटन का, तो कुछ ना कुछ बल वो हवा रोक देती है, क्योंकि जब हम हवा में हाथ चलाते हैं तो हवा हमें क्या करती है, परमिशन देती है कि हम कितने वेग से या कितने न्यूटन के बल से हाथ चला सकते हैं। बात समझ आ रही है। तो हवा हमारे हाथ को परमिशन देती है अपने में चलने के लिए। अगर सपोज करो हम किसी व्यक्ति को हवा में ना मारे बल्कि पानी में मारे, पानी के अंदर मारे, तो पानी के अंदर क्या होगा, हमारे हाथ पर ज्यादा बल लगेगा हवा के कंपैरिजन में। हवा में बल कम जब हवा में हाथ चलाओगे तो बल कम लगेगा तुम्हारे हाथ में, जब तुम हाथ चलाओगे पानी में तो बल ज्यादा लगेगा। अब अगर तुम मान लो किसी ऐसे द्रव में चले गए जो पानी से भी ज्यादा गाढ़ा है तो वहां पर बल और कम लगेगा। इसका मतलब यह हुआ कि हम जिस तरह से माध्यम को चेंज कर रहे हैं वो माध्यम हमें परमिशन देता है कि हम कितने वेग से या कितने न्यूटन के बल से अपना हाथ चला सकते हैं। बात समझ में आ रही है। तो निर्वात की वैद्युतशीलता का सिर्फ मतलब इतना सा है कि हम चार्ज को जिस भी माध्यम में रखेंगे उस निर्वात की वैद्युतशीलता हमें यह बताती है, उस माध्यम की वैद्युतशीलता हमें यह बताती है कि वो माध्यम इन चार्ज को आपस में बल लगाने के लिए कितनी परमिशन दे रहा है, कितनी परमिशन दे रहा है। जैसे मान लो कि हमने किसी व्यक्ति को पानी में मारा और हमने मारा 5 न्यूटन के बल से। कितने बल से, 5 न्यूटन का बल हमने लगाया। लेकिन पानी में जब हमने बल लगाया 5 न्यूटन का तो कुछ ना कुछ बल तो पानी रोक लेगा। और उस व्यक्ति पर कितना बल लगा, मान लो हमने लगाया 5 और उस पर केवल कितना लगा, 3। 2 क्या हुआ, पानी ने रोक लिया। तो पानी ने क्या किया, हमने कितना बल लगाया था 5, लेकिन पानी ने कितनी परमिशन दी लगाने की, 3। समझ पा रहे हो। तो जो माध्यम, जिस माध्यम में हम उन आवेशों को ले जाकर के रखेंगे वो माध्यम इन आवेशों को एक दूसरे पर बल लगाने की कितनी परमिशन देगा, मतलब कितना बल ये लोग दूसरे पर लगाएंगे, ये हमें बताता है उस माध्यम की वैद्युतशीलता। बात समझ में आ रही है। तो वैद्युतशीलता का मतलब क्या होता है कि कोई भी माध्यम आवेशों को बल लगाने के लिए कितनी परमिशन देगा। इसीलिए बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ चार्ज। इसको क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो किसी भी माध्यम की जो वैद्युतशीलता है वो ये बताती है कि वो माध्यम बल लगाने के लिए कितनी परमिशन आपको दे रहा है। बात समझ में आ रही है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये वाला K जो है वो माध्यम पर किस प्रकार चेंज होगा। ध्यान से समझना, ध्यान समझना। अगर मान लो हम आपसे ये कहे कि हमारे जो ये दोनों चार्ज हैं ये किस माध्यम में रखे हैं, निर्वात में रखे हैं। जब ये दोनों चार्ज निर्वात में रखे थे, जब ये दोनों चार्ज निर्वात में रखे थे तो फॉर्मूला क्या था, समझो। जब ये दोनों चार्ज, दोनों आवेश माध्यम में रखे होंगे तो हमारे पास क्या था, बल। हम क्या निकाल रहे हैं, बल। किनके बीच में, इन दोनों आवेशों के बीच में। और ये बल कहां पर लग रहा है, निर्वात में। कहां पर बल लग रहा है, निर्वात में। इस बल का मान कितना हो जाएगा, अच्छा समझो। बल का फॉर्मूला क्या होता है, K(Q1Q2)/r²। अब अगर ये दोनों चार्ज निर्वात में है तो निर्वात के लिए K की वैल्यू कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यही तो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो K की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू Q1Q2/r²। किसी को कोई डाउट है क्या, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। हमने क्या किया कि इन दो आवेशों को, जब ये आवेश निर्वात में रखे थे, हमने क्या निकाल लिया, बल। बल कहां पर है, निर्वात में। फॉर्मूला क्या हो जाएगा,
के की वैल्यू कितनी होती है निर्वात के लिए? निर्वात के लिए के की वैल्यू होती है 1/4πε0, ये लिखा हुआ है। तो 1/4πε0 के की वैल्यू हो गई और इनटू में हो गया Q1 Q2 अपॉन में R²। समझ गए? अब आप इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दो। अब अगर मान लो हम इन्हीं दो आवेशों को किसी माध्यम में ले गए, किस में ले गए? माध्यम में ले गए। अब माध्यम कोई सा भी हो सकता है, मान लो जल में ले गए या किसी धातु में ले गए, तो किसी भी माध्यम में ले जाएंगे अगर इनको। और अब हम बल निकाल रहे हैं, उस माध्यम बल कितना लगेगा? तो उस माध्यम में बल हम मान ले रहे हैं F, और क्या लिख दिया हमने? माध्यम। मतलब उस माध्यम में अब कितना बल लगेगा। तो अगर हम माध्यम की बात करें तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/4π। अब समझो ध्यान से, यहां पर ε0 क्या था? निर्वात की वैद्युतशीलता। मतलब जब ये दोनों चार्ज हमारे निर्वात में रखे थे तो हमने किसकी वैद्युतशीलता ली थी? निर्वात की। तो जब निर्वात में रखे थे तो निर्वात की वैद्युतशीलता, अब किसी माध्यम में रखे हैं तो उस माध्यम की वैद्युतशीलता। क्लियर है? समझो ध्यान से, इस के वाले फॉर्मूले में ε0 क्या था? निर्वात की वैद्युतशीलता। मतलब हमारे चार्ज कहां रखे थे? निर्वात में। अगर हमारे आवेश निर्वात में रखे होंगे तो यहां पर किसकी वैद्युतशीलता लेंगे? निर्वात की वैद्युतशीलता। और अगर हमारे आवेश किसी माध्यम में रखे होंगे तो यहां किसकी वैद्युतशीलता लोगे? उस माध्यम की वैद्युतशीलता। तो हमने जिस माध्यम में इन आवेशों को रखा है, हम मान ले रहे हैं कि उसकी वैद्युतशीलता कितनी है? उसकी वैद्युतशीलता है एप्सिलॉन। बात समझ में आ रही है? ध्यान समझना, जो निर्वात की वैद्युतशीलता होती है उसको क्या लिखते हैं? ε0। और अगर हमने किसी माध्यम में रख दिया तो उस माध्यम की जो वैद्युतशीलता होगी उसको लिखते हैं केवल एप्सिलॉन। मतलब नॉट नहीं लगाते हैं, ध्यान रखना। नॉट मतलब क्या होता है? निर्वात की वैद्युतशीलता। और केवल एप्सिलॉन मतलब क्या होता है? किसी भी माध्यम की वैद्युतशीलता। समझ गए? और चार्ज वही रहेंगे, इसलिए चार्ज रहेंगे Q1 Q2 अपॉन में R²। इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशनों में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हमने पहली इक्वेशन कहां बनाई है? निर्वात के लिए। निर्वात में कितना बल लग रहा था? 1/4π ε0 Q1 Q2 अपॉन में R²। क्योंकि जब आवेश निर्वात में रखे होते हैं तो के की वैल्यू इतनी होती है। ठीक, ध्यान रखना, जब आवेश निर्वात में थे तो यहां पर किसकी वैद्युतशीलता ले ली? निर्वात की वैद्युतशीलता। तो अब ये मान लो कि जब यही दो आवेश किसी माध्यम में जाएंगे तो जब यहां पर निर्वात में थे तो निर्वात की वैद्युतशीलता थी, यानी कि ε0 था। और जब ये दोनों आवेश किसी माध्यम में चले जाएंगे तो यहां पर केवल क्या रहेगा? एप्सिलॉन। और इसी एप्सिलॉन को हम लोग क्या बोलते हैं? माध्यम की वैद्युतशीलता। मतलब जिस माध्यम में उसको हम ले गए हैं उस माध्यम की वैद्युतशीलता। और वैद्युतशीलता का मतलब क्या बताया अभी हमने? वैद्युतशीलता का मतलब ये होता है कि जिस माध्यम में हम इसको ले गए हैं वो माध्यम इन आवेशों को बल लगाने के लिए कितनी परमिशन दे रहा है। समझ गए? तो ये ध्यान रखना, ये क्या है? निर्वात माध्यम की वैद्युतशीलता। अब अगर हम इन इक्वेशनों को डिवाइड करें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में सेकंड का डिवाइड करें, ध्यान समझना, अगर हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट में सेकंड से डिवाइड कर दें, फर्स्ट में सेकंड से डिवाइड कर दें, सबको दिख रहा है ना वहां पर? ठीक है, अगर मान लो कि यहां पर हम लोग फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दें तो हमारे सामने क्या निकल के आएगा? तो हमारे सामने निकल करके आएगा कि F कहां पर? निर्वात में, बटे F कहां पर? माध्यम में। तो F निर्वात में बटे F माध्यम में। समझना, जब तुम दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या होगा? 1/4π ε0 और यहां पर 1/4π कैंसिल हो जाएगा। तो 1/4π कैंसिल, Q1 Q2 अपॉन R² और Q2 अपॉन R² भी कैंसिल। सिर्फ क्या बचेगा? सिर्फ आपका बचेगा एप्सिलॉन अपॉन ε0। तो आपका केवल जो बचेगा वो बचेगा एप्सिलॉन अपॉन ε0, इसके अलावा और कुछ भी नहीं बचेगा। तो ध्यान रखो कि F जो निर्वात और F बटे माध्यम में जो आपका बचेगा वो बचेगा एप्सिलॉन अपॉन ε0। और जो ये आपका एप्सिलॉन अपॉन ε0 होता है इसी को हम लोग बच्चों बोलते हैं एप्सिलॉन R। क्या बोलते हो?
एप्सिलॉन आर, या फिर इसको कहीं कहीं पर के भी बोला जाता है, या फिर इसको कहीं कहीं पर के भी बोला जाता है। और इसी को हम बोलते हैं, और इसी को हम लोग बोलते हैं परावैद्युतांक। क्या बोलते हैं? परावैद्युतांक, यानी डाई इलेक्ट्रिक। क्या बोलते हैं? डाई इलेक्ट्रिक। क्या बोलते हैं उसको? डाई इलेक्ट्रिक, यानी कि परावैद्युतांक। तो उसी को आप लोग बोलते हो परावैद्युतांक, यानी कि डाई इलेक्ट्रिक। तो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, बात ध्यान सुनो, एप्सिलॉन क्या है? माध्यम की वैद्युतशीलता, और एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात की वैद्युतशीलता। इनका जो अनुपात होगा उसी को हम लोग बोलते हैं परावैद्युतांक। इसलिए ध्यान रखना कि यहां से एक फॉर्मूला निकल के आता है, यहां से एक फॉर्मूला निकल के आता है, और वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला ये है कि जो हमारा F, यानी कि जो हमारा बल होगा निर्वात में, जो हमारा बल होगा निर्वात में, और अपॉन में जो बल हमारा कहाँ होगा? माध्यम में, किसी भी माध्यम में, वो बराबर होगा किसके? परावैद्युतांक, यानी कि के बराबर होगा। के लिखो और चाहे एप्सिलॉन आर लिखो। ध्यान रखना, के लिखो चाहे एप्सिलॉन आर लिखो, दोनों चीजें एक ही होती हैं। कहीं कहीं पर के लिखा जाता है, कहीं कहीं पर एप्सिलॉन आर लिखा जाता है, और एप्सिलॉन आर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? परावैद्युतांक। तो ये हमेशा इसके बराबर होगा। ये भी एक फॉर्मूला है, ध्यान रखना। और कभी भी अगर आपसे फॉर्मूला पूछ लिया जाए परावैद्युतांक का, तो परावैद्युतांक का फॉर्मूला ये होता है एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन क्या है? माध्यम की वैद्युतशीलता, और एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात की वैद्युतशीलता। तो ध्यान रखना, ये होता है क्या? परावैद्युतांक की परिभाषा। परावैद्युतांक की परिभाषा क्या हो जाएगी? किसी माध्यम का जो परावैद्युतांक होता है, मतलब जो एप्सिलॉन आर होगा, वो बराबर होगा माध्यम की वैद्युतशीलता और निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। समझ गए? तो इनके अनुपात के बराबर हो जाएगा ये। तो ये इनके अनुपात के बराबर हो जाएगा। अब ध्यान रखना, यहां पर एक बात ध्यान रखना कि ये जो हमारा परावैद्युतांक है, यानी कि जो हमारा एप्सिलॉन आर है, इसकी जो वैल्यू होती है बच्चों, वो ध्यान रखना हमेशा या तो 1 के बराबर होगी, या तो 1 के बराबर होगी, या फिर उसके क्या होगी? उससे हमेशा बड़ी होगी। ध्यान रखना, परावैद्युतांक यानी एप्सिलॉन आर का जो मान होता है वो या तो 1 के बराबर होता है या फिर उससे बड़ा होता है हमेशा। अब समझो ध्यान से, अगर हम बात करें निर्वात के लिए, अगर हम बात करें किसके लिए? अगर हम बात करते हैं निर्वात के लिए, तो निर्वात के लिए जो वैल्यू होती है एप्सिलॉन आर की, मतलब परावैद्युतांक की, वो होती है 1 के बराबर। वो कितनी होती है? 1 के बराबर होती है। समझ गए? और अगर हम बात करें वायु के लिए, अगर हम बात करें वायु के लिए, तो वायु के लिए जो परावैद्युतांक का मान होता है वो होता है 1.0005। कितना होता है? 1.0005। अब आप लोग खुद देख रहे हैं कि जो वैल्यू निर्वात के लिए है 1 और वायु के लिए है 1.0005, तो ये वैल्यू लगभग आपस में कैसी है? बराबर है। इसलिए हम लोग निर्वात और वायु दोनों के लिए परावैद्युतांक 1 को ही मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों वैल्यू में ज़्यादा अंतर नहीं है, ये 1 है और वो 1.0005 है, लगभग आपस में क्या है? बराबर है। इसलिए हम निर्वात और वायु दोनों के लिए परावैद्युतांक 1 मान करके चलते हैं। समझ गए? अब एक बात ध्यान रखना, जैसे मान लो हम बात करें किसके लिए? जल के लिए। किसके लिए बात करें? जल के लिए, मतलब वाटर के लिए। अगर मान लो हम जल के लिए बात करें तो इसके जो परावैद्युतांक होता है उसकी वैल्यू होती है 80, या फिर कहीं कहीं पर 81 भी होती है। मतलब कहीं कहीं पर इसकी वैल्यू आपको 80 मिल जाएगी और देखने के लिए, और कहीं कहीं पर इसकी वैल्यू आपको 81 भी मिल जाती है। मतलब इसका जो परावैद्युतांक होता है वो 80 या 81, इन दोनों में कुछ भी हो सकता है। आप लोग को दोनों वैल्यू याद रखनी है। और एक चीज़ की बात और करते हैं, एक और इम्पॉर्टेंट है, और वो है धातुओं के लिए।
किसके लिए? धातु के लिए, यानी मेटल के लिए। अगर हम बात करें मेटल के लिए तो उसके लिए जो पराव्यवतांक होता है, यानी कि जो एप्सिलॉन आर होता है, उसी को हम लोग उसके लिए कितना होता है? अनंत होता है, मतलब इनफाइनाइट होता है। किसके लिए? पराव्यवतांक धातुओं के लिए। तो ध्यान रखना, निर्वात के लिए 1, वायु के लिए 1.005, जो कि उसके लगभग बराबर है, इसलिए हम उसको भी क्या मान के चलते हैं? 1 मान करके चलते हैं। जल के लिए क्या होता है? 80 या 81, और धातुओं के लिए क्या होता है? अनंत। ये होती है इसकी वैल्यू। समझ गए आप लोग? तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात है। तो माध्यम पर किस प्रकार डिपेंड कर रहा है, ये समझ गए? माध्यम चेंज हुआ, अगर माध्यम चेंज हुआ तो K की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि K का फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन क्या होती है? माध्यम की वैद्युतशीलता। इसका मतलब माध्यम चेंज करोगे तो एप्सिलॉन का मान चेंज होगा, और अगर एप्सिलॉन चेंज होगा तो K अपने आप चेंज होगा। समझ गए? इसलिए K का मान इन दो बातों पर क्या करता है? डिपेंड करता है। इस K को बोलते क्या हो? कूलाम नेतांक। ध्यान रखना, यहां पर 2 K आ रहे हैं, एक ये K आ रहा है, वो कूलाम नेतांक है, वो कांस्टेंट के रूप में आया है, और जो यहां पर K बोल रहे हो, इसको पराव्यवतांक को, वो K होता है पराव्यवतांक। तो ये 2 अलग अलग K हैं, इनमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है? चलिए, तो आप लोग को पूरी बात समझ में आ गई। कूलाम्स लॉ क्या होता है? कूलाम का नियम क्या होता है? कूलाम का नियम क्या कहता है कि दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुपाती होगा और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। समझ गए? तो कुछ जो जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं, उन सभी बातों पर एक बार अच्छे से विचार करना। सब लोग उसको रिवाइज कर लेंगे, प्रॉपर नोट्स बना लेंगे और अपना सारा काम कंप्लीट करेंगे। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसके बाद नेक्स्ट क्लास होगी हम लोग को इसी का, हम लोग को कूलाम का नियम जो आया है, इसको हमको देखना है, इसके वेक्टर फॉर्मूला, उसको हम लोग समझेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। धन्यवाद। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। राधे राधे।